बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमिलिया में आज हम फर्स्ट फाइलम पोरेफ्रा पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं डिफरेंट तरीक़ों से, और जो क्लासिफिकेशन चार्ट आपको मिला है, तो जो भी फाइलम हम पढ़ेंगे फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे, वो आपने याद कर लेने हैं, जो आपको एमसीक्यूज़ में हेल्प करेंगे ज़्यादातर। अच्छा, फाइलम पोरेफ्रा में आज हमने पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, इसके बॉडी स्ट्रक्चर, इसका डिफरेंट इसमें जो हमारे पास सेल्स हैं उसको पढ़ेंगे, और इस लेक्चर के एंड पे इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होगा एक सेंटेंस का, जिससे आप इसको फिर याद करेंगे। और उस ट्रिक में जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो आपने साथ साथ नोट करना है। तो कोशिश करें कि अपना रजिस्टर, अपना नोटबुक, पेन वगैरह साथ में रखें और इसको नोट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक। पहले हमारे पास वर्ड पोरेफ्रा जो है ये एक लैटिन वर्ड है, और ये दो डिफरेंट वर्ड से निकला है। द वर्ड पोरस मीन्स होल्स, स्मॉल ओपनिंग्स जिसको कहते हैं, एंड द वर्ड फेरा मीन बेरिंग और कंटेनिंग। तो ओवरऑल इस वर्ड पोरेफ्रा का असल में मतलब है पोर्स कंटेनिंग, होल्स कंटेनिंग। ये क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो ओवरऑल परफोरेटेड है, उसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, कुछ एक लार्ज ओपनिंग भी होती है। इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। पोर्स इसमें कौन से हैं? नंबर 1, दे कंटेन स्मॉल पोर्स ऑन ऑल ओवर द बॉडी कॉल्ड ऑस्टिया। इसकी बॉडी जो है ओवरऑल बाहर से ये आपको पोर्स नज़र आएगी, पूरी बॉडी इसकी पोर्स है, पोर्स। तो सरफेस के ऊपर ये पोर्स है हमारे पास, इसको ऑस्टिया कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स है। नंबर 2, इसमें बॉडी इज ट्यूब्यूलर, एक ट्यूब्यूलर बॉडी होगी, इनसाइड से हॉलो होगी, और इसका एक एंड एंटीरियर जो है, ये एक एंड ये ओपन होगा, उस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्कुलम। तो दो चीज़ें आपके पास आ गई है, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। अब इस डायग्राम से इसको समझे, ऑस्टिया कहाँ पे है और ऑस्कुलम कहाँ पे है, गौर करें इसकी तरफ। अगर आप इसकी बॉडी क्या ये सरफेस देखें साइड्स पे, तो साइड्स पे हमारे पास जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये ब्लू में हाईलाइट है ऑस्टिया। ये स्मॉल पोर ऑल ओवर द बॉडी है, पूरी बॉडी के इर्द गिर्द पूरा जो इसका सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, इसमें क्या है, ये ऑस्टिया है, स्मॉल पोर्स है, स्मॉल ओपनिंग है। और ये ट्यूब्यूलर बॉडी के इस टॉप पे यहाँ एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जिससे ये एरो ऊपर गया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ये ओपनिंग पूरी बॉडी पे नहीं होगी, ये बॉडी के एक एंड पे है। तो दो बातें आपने क्लियर कर लेनी है, ऑस्टिया ऑल ओवर द बॉडी है, स्मॉल ओपनिंग है, और ऑस्कुलम इसके एक एंड, एक इंटीरियर ओपनिंग है इसकी, इसको कहा जाता है ऑस्कुलम। यहाँ आपको सिर्फ इतना बताऊँ, इस ऑस्टिया के थ्रू वाटर और फूड ये इंटर होगा। कैसे इंटर होगा, अभी आगे मैकेनिज्म पढ़ते हैं। और ऑस्कुलम के थ्रू वेस्ट्स वगैरह जो हैं ये इससे बाहर निकलेंगे। मतलब ये हुआ कि इन दिस बॉडी ऑस्टिया एक्ट एज माउथ, यानी एंट्रेंस ऑफ फूड एंड वाटर ये ऑस्टिया के थ्रू होगा। और ऑस्कुलम जो है दिस एक्ट एज एनस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये है तो ऐसे नहीं, बट आप इसको कंपेयर कर सकते हैं उससे। तो ये इसकी दो ओपनिंग हो गई जो मेन कैरेक्टर है इसका। कुछ और कैरेक्टर्स इसके बढ़ते हैं। अच्छा, वॉल्स आर डबल लेयर। अच्छा, इस डबल लेयर वॉल का मतलब क्या है? बॉडी वॉल इसका जो होगा ये 2 लेयर से बना होगा। वो 2 लेयर कौन से हैं ये इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। एक लेयर हमारे पास नंबर 1, दिस इज आउटर लेयर कॉल्ड पिनिकोडर्म, और सेकंड जो इनर लेयर है इसको कोइनोडर्म कहते हैं। मतलब जो हमें आउटसाइड से नज़र आता है वो पिनिकोडर्म है।
ये वर्ड डर्म जो यूज़ होता है, डर्मिया, ये स्किन के लिए होता है या ये लेयर के लिए होता है। तो आप देखें आउटर लेयर में डर्म के आगे लिखा है पेनिको। ये किस वजह से, ये इसके सामने लिखा है मेड अप ऑफ सेल्स, पेनिकोसाइट्स, और फ्लेट होते हैं ये सेल्स। तो पेनिकोसाइट से जो लेयर बना है उसको पेनिकोडर्म कहते हैं। पेनिकोसाइट्स आर सेल्स, दे कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म अ कंप्लीट लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड पेनिकोडर्म। तो ये पेनिकोडर्म आउटर लेयर है। फिर दूसरा हमारे पास है कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट सेल्स, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, कॉलर सेल्स होंगे ये। फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ लेयर कॉल्ड कोइनोडर्म। इस कोइनोडर्म से इनर लेयर बनता है। अब ये पेनिकोसाइट और कोइनोसाइट ये कहाँ पे है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ गौर से देखें और समझे इसको। ओवरऑल इसकी जो बॉडी है ये विदाउट एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी सिसाइल है, एक जगह पे फिक्स होगी। अब इस डायग्राम को गौर से देखें, ये इस लेक्चर का इंतहाई अहम पार्ट है। ये इसकी एनाटॉमी है। ये दो लेयर इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपको। ये आउटर देखें, ये ब्लू कलर का आउटर लेयर एक आपको नज़र आ रहा है जिसके सामने लिखा है पेनिकोसाइट। अच्छा, ये असल में ये एक सेल, ये पेनिकोसाइट है, ये फ्लेट सेल्स हैं, नज़र आ रहे हैं, ये फ्लेट सेल्स हैं। ये कंबाइन हुए हैं तो इससे कंप्लीट लेयर बना है। उस लेयर को पेनिकोडर्म कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? ये आउटर लेयर है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए। ये इन साइड पे आपको एक और कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल नज़र आ रहा है जो कोइनोसाइट है। फ्लास्क की तरह जो है, फ्लास्क शेप, एलांगेटेड नेक रीजन, कॉलर रीजन है इसका, और वहाँ से एक फ्लैजेला निकला हुआ है। तो ये कोइनोसाइट है, ये कोइनोडर्म हुआ। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये असल में डाइसेक्टेड एक लेयर है, एक वॉल है, ये टू लेयर है, एक वॉल है ये। तो ओवरऑल इसकी बॉडी ये टू लेयर होती है और इस टू लेयर बॉडी में इसका इनसाइड जो है ये फिर हॉलो होता है। अच्छा, इस कोइनोसाइट के नीचे, इस फ्लैजेला के इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। ये इसकी कैविटी है, इसको आप इसकी डाइजेस्टिव कैविटी कह सकते हैं। स्पॉन्जियोसील, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इसमें डाइजेशन दो तरह की है, आगे बात आ रही है। अच्छा, इस पेनिकोडर्म और कोइनोडर्म के दरमियान में कुछ सेल्स हैं जिसको कहा जाता है अमीबोसाइट। ये न्यूट्रिटिव सेल है। अमीबोसाइट न्यूट्रिटिव सेल है और जर्म सेल्स भी ये प्रोड्यूस करता है। आगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इस वक्त जो बात समझने की है वो आप इस ऑस्टिया का और फ्लैजेला का एक यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रही है। एक बात यहाँ पे याद रखें कि कंप्लीट नर्वस सिस्टम इसमें नहीं है। स्पॉन्जीज में, पोरिफेरा में कंप्लीट नर्वस सिस्टम, प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं है, बट इसमें कुछ सेल्स होते हैं न्यूरोसेंसरी लाइक सेल्स जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन किस चीज़ के लिए? वाटर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन होती है। अब गौर करें, ये इनसाइड जो कोइनोसाइट है ये इनसाइड द बॉडी है, तो इसके बाहर ये फ्लैजेला निकले हुए हैं। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फ्लैजेला की बीटिंग होगी। पॉइंट नोट कर लें, इस फ्लैजेला की बीटिंग होगी। बीटिंग ऑफ दिस फ्लैजेला प्रोड्यूस वाटर करंट। स्टेप वाइज इसको सीखें। पहला स्टेप ये है, कोऑर्डिनेशन जब शुरू होगी, यानी बाहर जब वाटर होगा या फूड होगा तो इससे कोऑर्डिनेशन होगी और इस फ्लैजेला की बीटिंग शुरू होगी। जब ये फ्लैजेला बीट करेगा तो इससे इस स्पॉन्जियोसील में इस वक्त यहाँ पे वाटर करंट प्रोड्यूस होगा। जब वाटर करंट प्रोड्यूस हो जाए तो ये जो आपको ऑस्टिया नज़र आ रहा है ये असल में इस एक सेल में पोर है। दिस सेल इज पोरोसाइट। इस पोर की वजह से इसको पोरोसाइट कहते हैं।
तो ये ऑस्टिया के थ्रू ये वाटर या ये फूड जो है ये इंटर होगा पोरोसाइट के थ्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर और फूड ऑस्टिया के थ्रू इंटर होगा तो पोरोसाइट में होगा, और इस पोरोसाइट से ये पोरोसाइट चूंकि दूसरे साइड से ओपन है स्पॉन्जियोसील में, तो ये आ जाएगा कहां पे, स्पॉन्जियोसील के अंदर। तो स्टेप वाइज ये ज़रूरी है। पहला स्टेप क्या है कि बाहर वाटर या फूड होगा, कोऑर्डिनेशन शुरू होगी, बीटिंग ऑफ फ्लैजेला से वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, और बाहर से ऑस्टियम के थ्रू पोरोसाइट के अंदर वाटर या वो फूड जो है ये स्पॉन्जियोसील में इंटर हो जाएगा। ये इसकी पूरी कहानी है। तो ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये असल में इसका एक वॉल है, और ये एक वॉल क्या है, ये 2 लेयर वॉल है। इस 2 लेयर वॉल के थ्रू इसमें ये आउटर लेयर में इसका ये पोर आपको नज़र आ रहा है, इस पोर से वाटर और फूड इंटर होगा। नेक्स्ट आगे जाके अब इसमें इसी फूड की डाइजेशन होगी, कैसे होगी उसको देखते हैं ज़रा। अच्छा, पहले तो ये बात है कि सोर्स ऑफ फूड इसके लिए क्या है। सोर्स ऑफ फूड इनके लिए क्या है, ये किस चीज़ को एज अ फूड यूज़ करेगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है, गौर करें इसकी तरफ। नंबर 1, इसका 80% जो फूड है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ये इसका हैबिटेट चूंकि एक्वेटिक है, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होंगे वहाँ पे 80% ये उसको इंजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियम, उसको यूज़ करते हैं। नंबर 2, बाकी का जो 20% है ये एक्वेटिक में जो हमारे पास डिफरेंट क्रिएचर्स है, लोअर प्रोटोजोन्स है, क्रस्टेशियंस है, जूप्लैंक्टन्स है एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ये एक्वेटिक सिस्टम में मौजूद है, तो उसको यूज़ करेगा। अब इनको यूज़ करते हुए ये इसको डाइजेस्ट कैसे करेगा, कहाँ पे इसको डाइजेस्ट करेगा। चूँकि हमने डिफरेंट सेल्स पढ़े, कोइनोसाइट पढ़ा, पिनिकोसाइट पढ़ा, अमीबोसाइट है, पोरोसाइट है, कौन से सेल के अंदर इसकी डाइजेशन होगी। तो गौर से इसकी तरफ देखिए, डाइजेशन इसमें 2 तरह की है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो होती है एक स्पेसिफिक सेल में। कौन से सेल में हो रही है, दैट सेल इज एक्चुअली कोइनोसाइट। जो कोइनोडर्म का सेल जो है, इनर लेयर जो बना रहा है, उस सेल के अंदर इसकी डाइजेशन होगी। एक डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, इंट्रासेलुलर, दूसरी डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर, तो वो स्पॉन्जियोसील में होगी। इस तरह मैंने कहा आपको इसकी बॉडी टिब्यूलर है, तो उस टिब्यूलर बॉडी वो तो अंदर से हालो है, तो उस हालो रीजन में इसकी क्या होगी, इसकी डाइजेशन होगी। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो बहुत टाइप ऑफ डाइजेशन जो है ये प्रेजेंट है स्पॉन्जीज में, पोरिफेरा में। अब जो सेल आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करें आप। ये जो कंसेप्ट्स की बातें हैं ये आप यहाँ पे क्लियर करें, तो आगे जो मैं शॉर्टकट फार्मूला बताऊँगा उससे फिर आप जनरल कैरेक्टर्स आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा पेपर में इसको कैसे लिखना है। गौर करें इसकी तरफ, कोइनोसाइट एंड अमीबोसाइट। अब इन दोनों में एक रिलेशन भी है, और इन दोनों की प्रेजेंस किस तरह है, एक दूसरे के नज़दीक ये कैसे प्रेजेंस है, कैसे प्रेजेंट होंगे ये गौर करें। लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आपको एक फ्लास्क शेप का इलांगेटेड एक कॉलर सेल नज़र आ रहा है। दिस सेल इज कोइनोसाइट, और जो इसके बैक पे लगा है दैट इज अमीबोसाइट। आप देख ले, अमीबा का शेप आपने देखा होगा, चूंकि वो तो ओवरऑल कोई स्पेसिफिक शेप उसका नहीं होता, वो जो उसका शेप है वो तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 7 में जो अमीबा का टॉपिक है। वो हमारे पास उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए अमीबा, इसके अंदर हमारे पास जो एक ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन होता है इसके अंदर, सोडोपोडिया होता है इसके अंदर, सोडोपोडिया होता है इसके अंदर। उस सोडोपोडिया की वजह से इसका जो है ये शेप बन जाता है, जिस साइड पे वो मूव करेगा उस साइड पे अमीबा का एलांगेशन होगी उसकी। अच्छा, इधर आप इस सेल के शेप को देखें तो ये अमीबा लाइक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, अमीबोसाइट। तो याद रखें कि
कोइनोसाइट जो है ये इनर वॉल का सेल है और अमीबोसाइट इस कोइनोसाइट के बैक पे लगा होगा, जिसके आगे फिर पिनिकोसाइट होगा। मतलब ये है, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इन केस ऑफ स्पॉन्जीज अमीबोसाइट्स आर लोकेटेड इन, तो कहाँ पे होगा? अमीबोसाइट्स आर लोकेटेड इन, सो दिस इज एक्चुअली लोकेटेड इन इनसाइड कोइनोडर्म एंड पिनिकोडर्म। तो ये पिनिकोसाइट और कोइनोसाइट्स के दरमियान में होता है और ये इस कोइनोसाइट के बैक पे लगा होता है। क्यों लगा होता है इसका भी रीज़न है, गौर करें। पहले आप इसको समझे, एक पर्पल कलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है जो इस कोइनोसाइट के स्वेलड रीजन से निकला हुआ है, बाहर की तरफ कॉलर से होकर बाहर निकला है। दैट इज कॉल्ड फ्लेजेला और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसमें, क्योंकि इसी बीटिंग ऑफ फ्लेजेला की वजह से यहाँ वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से फूड और वाटर इंटर होता है। फिर ये एक इलांगेटेड रीजन है जो कॉलर सेल है और इसमें अब ये फूड की एंट्रेंस कैसे होगी, याद कर लें, ये सेल करता है फेगोसाइटोसिस। कभी भी इस फ्लेजेला के थ्रू ये एंट्रेंस नहीं होती। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि इस फ्लेजेला के थ्रू या इस कॉलर के थ्रू इसकी एंट्रेंस होगी, नहीं, गलत है। गौर से सुने इसको, सिंपल सी बात है, इस कोइनोसाइट के इस सरफेस पे फूड पार्टिकल अटैच होते हैं और ये म्यूकस कंटेनिंग कॉलर है इसका, ज़्यादातर इस ये जो सेल है म्यूकस कंटेनिंग है। ये फूड पार्टिकल इस पे अटैच होते हैं और इसके सरफेस से डिफ्यूज हो जाते हैं। फिर से सुनिए इसको, फूड पार्टिकल फ्लेजेला या कॉलर के थ्रू इंटर नहीं होते। फूड पार्टिकल ये इसके सरफेस पे अटैच होते हैं और जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल सेल सरफेस से ये इसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो कंसेप्ट के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, समझना है आपको, ये कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है जो कोइनोसाइट के अंदर होती है। देखें, पूरी इस कहानी को समझे। फ्लेजेला ने बीट किया, बीटिंग ऑफ फ्लेजेला हुआ, वाटर और फूड ऑस्टियम के थ्रू को पोरोसाइट से होके अंदर आए स्पॉन्जोसील में। एक तो डाइजेशन स्पॉन्जोसील में हो रही है, दूसरा कुछ फूड पार्टिकल इस कोइनोसाइट के सरफेस पे अटैच होंगे और इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, फिर इसके अंदर डाइजेशन होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, जब डाइजेशन हो जाए तो आपको सामने नज़र आ रहा है कोइनोसाइट में इस वक्त ये जो फूड पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं, ये डाइजेशन के बाद इस बैक साइड पे जाएंगे अमीबोसाइट में। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोइनोसाइट में जो डाइजेशन हो रही है वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा किस चीज़ में? अमीबोसाइट में, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाएगा वो वेस्ट पार्टिकल इस कॉलर के थ्रू होके बाहर निकलेंगे। तो इससे पहले मैंने कहा कॉलर फूड को इंजेस्ट नहीं करता, कॉलर एक्चुअली ये इसको क्या करता है, इसकी एजिशन करता है, रिमूवल करता है इसकी। अब देखें, इससे तो रिमूव हो गया ये वेस्ट, तो ये कॉलर तो इससे पहले वाले डायग्राम में आपने देखा कॉलर तो स्पॉन्जोसील में ओपन होता है, तो वो फूड वो वेस्ट पार्टिकल स्पॉन्जोसील में आ जाएंगे और सिंपल सी बात है, स्पॉन्जोसील का एक एंड है ऑस्कुलम, तो वो वेस्ट ये जो है ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की जो वेस्ट्स हैं वो कॉलर के थ्रू स्पॉन्जोसील में आ जाएंगे और स्पॉन्जोसील से फिर इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन से जो वेस्ट बने हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं, वो ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसको सुने, पूरी बॉडी में एंट्रेंस ऑस्टिया से होती है, पूरी बॉडी से एजेशन रिमूवल ऑस्कुलम के थ्रू होती है। कोइनोसाइट में एंट्रेंस सरफेस से होता है, डिफ्यूजन होती है, और कोइनोसाइट से एजेशन रिमूवल कॉलर के थ्रू होती है। ये दो पॉइंट्स आपने क्लियर कर लेने हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो आ गया है कहाँ पे? वो आ गया है भाई हमारे पास अमीबोसाइट में। याद रखिए इसका अमीबोसाइट न्यूट्रिटिव है। गौर करें स्क्रीन की तरफ, अमीबोसाइट यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिटिव एज वेल एज
प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमीबोसाइट ऑफ स्पॉन्जीज आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन, तो बोथ ऑफ दीज। डाइजेशन तो कोइनोसाइट में हो गई, बट वो फूड अब इसके बाद कहा जाएगा अमीबोसाइट में, और वहाँ से फिर बॉडी के जिस सेल में रिक्वायर्ड होगा उसमें डिफ्यूज़ होता जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रिटिव है, और साथ साथ इसका एक और फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या इन्वॉल्व है, अमीबोसाइट इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं, इसके कुछ और कैरेक्टर्स हैं, फिर फार्मूले की तरफ जाएंगे। रिप्रोडक्शन इन पोरिफेरा, कौन सी रिप्रोडक्शन इसमें पॉसिबल है? चलें जी, दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, दोनों होते हैं। इसमें कौन से टाइप्स होंगे? तो एसेक्सुअल में इसमें होती है बडिंग एज वेल एज गेम्यूल फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि बडिंग तो सबको पता है कि एक आउटग्रोथ निकलता है और वो एक कंप्लीट बॉडी बन के इससे डिटैच हो जाता है, ये बडिंग के प्रोसेस से एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट व्हाट इज गेम्यूल फॉर्मेशन? मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। अगर बड बॉडी के बाहर निकल रहा है तो ये बडिंग होगा, और देखिए गेम्यूल फॉर्मेशन के नीचे मैं लिख रहा हूं इंटरनल बड। अगर ये आउटग्रोथ, ये बड इनसाइड द बॉडी है तो फिर इसको गेम्यूल फॉर्मेशन कहेंगे। दोनों में सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल की डिफरेंस है, बाकी दोनों एसेक्सुअल प्रोसेस है। सेक्सुअल प्रोसेस क्या होगा इसमें? सिंपल है, अमीबोसाइट स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक्सुअल प्रोसेस। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें कि ये यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, तो आप क्या लिखेंगे? याद रखें, अमीबोसाइट दोनों को प्रोड्यूस करता है, इसलिए आपके जहन में ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए होना चाहिए कि ये हर्माफ्रोडाइट है। अमीबोसाइट स्पर्म और एग दोनों को प्रोड्यूस करता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। अच्छा, ये स्पर्म एग की तरफ मूव कैसे करेगा? वाटर करंट जो प्रोड्यूस होता है, तो अंदर तो वाटर फ्लो करेगा, तो ये स्पर्म मूव टुवर्ड द एग्स थ्रू वाटर करंट। मतलब इसमें भी बीटिंग ऑफ फ्लैजेला का काम है। बीटिंग ऑफ फ्लैजेला होगा तब वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, तभी तो वाटर इंटर होता है। तो जब बीटिंग ऑफ फ्लैजेला होगी, वाटर की इंट्रेंस होगी, तब ये स्पर्म इस वक्त ये एग की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और फिर बाकी जो प्रोसेस है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होगा। इसमें रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगी? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन दोनों थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट की एजिशन है, एक्सक्रीशन है उसकी, वो तो उसके थ्रू हो जाती है, ऑस्क्यूलम के थ्रू। इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया उसको। नर्वस सिस्टम, स्टार्ट में मैं बता चुका हूँ, कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम इसमें नहीं है, स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम नहीं है। न्यूरोसेंसरी सेल होते हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं, यानी वाटर करंट प्रोड्यूस करना है, बाहर वाटर है, फूड है, उसके लिए सेल को इन्फॉर्म करना है, ये न्यूरोसेंसरी सेल का काम होगा। अब इसके शॉर्टकट की तरफ आएंगे, और आपने इसको फिर साथ में नोट करना है। इसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। ट्रिक टू रिमेंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अवेटिंग वन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि आप कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बताएं कि हम फाइलम्स को याद कर सकें, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक फाइलम में कुछ ना कुछ ट्रिक बनाऊं जो उसको आप याद कर सकें। अच्छा, इस वक्त मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, और फिर उस सेंटेंस को डिकोड करके देखते हैं पूरा फाइलम उससे कैसे याद करेंगे। दूसरी बात, आपने इसके नोट्स बनाने हैं जनरल कैरेक्टर्स के। मैं तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने नोट्स के फॉर्म में इसको लेके आना है। मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आपने उसको पॉइंट्स की शक्ल में फिर लिखना है, यानी हेडिंग देनी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरिफेरा। अगर क्वेश्चन इस पे आ जाए, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोरिफेरा, तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है, और ये जो पॉइंट अभी मैं डिफरेंट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ, इसको आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लेके आना है। पूरा उस एक वर्ड को आपने एक लाइन, दो लाइनों में एक्सप्लेन करना होगा। मैं तो यहाँ पे एक एक वर्ड लिखूंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा ऑलरेडी। आपने पेपर में फिर क्या करना है, जनरल कैरेक्टर्स का हेडिंग देके उस एक पॉइंट की हेडिंग दे और उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करे। यानी पहले जनरल कैरेक्टर की हेडिंग,
फिर सब हेडिंग में एक एक पॉइंट जो अभी मैं बता रहा हूँ, और फिर उसके सामने उसको एक या दो लाइनों में एक्सप्लेन करना है। चलें ट्रिक देखते हैं, इसको आपने याद कैसे करना है। ट्राई टू रिमेंबर दिस सेंटेंस। पोरिफ्रा में कॉमन सेंस है, वैसे सेंस तो है नहीं, न्यूरोसेंसरी सेल्स है सिर्फ, बट आप ये सेंटेंस सिर्फ याद कर लें। पोरिफ्रा में कॉमन सेंस है, ऐसा मत समझे कि मैं बता रहा हूँ कि पोरिफ्रा में कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस नहीं होता, ये इसको याद करने के लिए। चले, पोरिफ्रा में कॉमन सेंस है। अब इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट, पहले इस पोरिफ्रा के हर एक अल्फ़ाबेट को उठा के हम इसका एक जनरल कैरेक्टर देखेंगे, और इन सब अल्फ़ाबेट्स को, सब वर्ड्स को हम डिकोड करेंगे तो पता चल जाएगा, इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें याद हो जाएंगे। आपने पहले याद करना होगा इस सेंटेंस को। अच्छा, अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट है पी, सो दिस पी स्टैंड फॉर पोरस बॉडी। अब पूरा फाइलम इससे आपको याद हो जाएगा, जो पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन की है वो आपको अब ज़्यादा क्लियर होंगे। पी फॉर पोरस बॉडी, और मैंने स्टार्ट में क्या कहा, इसकी पूरी बॉडी जो है ये क्या है? परफोरेटेड है, ऑल ओवर द बॉडी इसके पोर्स हैं। नाउ दिस ओ स्टैंड फॉर ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। वो पोर्स असल में क्या है? वो पोर्स ऑस्टिया है, और वो जो एक ट्यूब्यूलर बॉडी के एंड पे, एंटीरियर एंड पे ओपनिंग है, वो असल में क्या है? वो ऑस्कुलम है। तो पी ओ दो चीज़ें हो गई है। आर जो है यहाँ पे, ये है रॉबर्ट ग्रांट के लिए। रॉबर्ट ग्रांट कौन है? ये असल में वो साइंटिस्ट है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको ये नेम दिया था। वर्ल्ड, ये पोरिफ्रा का नेम असल में रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसको डिकोड करने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज आपके कोर्स में ये है नहीं। अच्छा, आगे जाएं ज़रा। आई एफ, ये किस चीज़ के लिए है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए मैंने कहा अमीबोसाइट जो है ये स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करता है, तो वो तो एक ही बॉडी के अंदर वो फिर स्पर्म वाटर के थ्रू मूव करता है एग की तरफ, कंबाइन हो जाते हैं फिर। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हर एक अल्फ़ाबेट से एक एक चीज़ को कोड कर रहे हैं, तो आपने इसको फिर याद, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आई को हमने दोबारा लिया है और उसको ई के साथ मिला रहे हैं। पहले आई और एफ से इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब आई और ई से इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये भी हमने पढ़ा है कैरेक्टर में कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर कहाँ पे होगी? वो होगी कोइनोसाइट के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ पे होगी? स्पॉन्जियोसील के अंदर। अब ये आर ए, ये किस चीज़ के लिए है? ये रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी है, ए सेक्सुअल भी है। कॉमन ए सेक्सुअली जब ये करते हैं तो बडिंग या गेम्यूल फॉर्मेशन इसमें होती है। तो ये हमारे पास हो गया रिप्रोडक्शन। एम ए, चले पोरिफ्रा का वर्ड तो हो गया। पोरिफ्रा के वर्ड से आपके पास 6 कैरेक्टर आ गए हैं। नंबर 1 पोरस बॉडी, ऑस्टिया ऑस्कुलम, रॉबर्ट ग्रांट इसके नेम जिसने दिया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन बोथ टाइप, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये तो पोरिफ्रा के वर्ड से आपको याद हो जाएगा। इस एम ए में इसका क्या मतलब है? एम यहाँ पे हमारे पास है मल्टी सेलुलर के लिए, क्योंकि बॉडी इसकी क्या है? मल्टी सेलुलर बॉडी है इसकी। और ये ए क्या है? ये एक्वेटिक के लिए यूज़ करें तो मल्टी सेलुलर एक्वेटिक बॉडी, मल्टी सेलुलर एक्वेटिक बॉडी है इसकी, ये हैबिटेट इसका एक्वेटिक है। अब कॉमन सेंस, ये इसका एक करेक्टर है, उसके लिए हमने यूज़ किया है। कॉमन सेंस नहीं है इसमें, सी और एस के लिए ये हमने यूज़ किया है, और ये सिर्फ इसलिए ताकि ये लाइन कंप्लीट हो और आपको ये याद हो। सिंपल सी लाइन है, पोरिफ्रा में कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस यहाँ पे क्या है? सी और एस। ये असल में हमने लिया है कैनाल सिस्टम के लिए, कैनाल सिस्टम के लिए। इस सी को आप कॉलर सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो चूँकि कोइनोसाइट है ऑलरेडी, हमें पता है कि वो कॉलर शेप है, कॉलर है उसमें। तो सी एस यहाँ पे कैनाल सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है, कैनाल सिस्टम है इसमें। ये है किस चीज़ के लिए है? तो असल में हर्माफ्रोडाइट है। किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? हर्माफ्रोडाइट के लिए। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है आपको पता है, पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। बाइसेक्सुअल क्या है असल में? जब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल
दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, यानी एक ही बॉडी के अंदर अगर स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा, और इसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये आपके पास वो सिंपल सा ट्रैक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, नोटबुक में ऐसे करना है कि पहले ऊपर लिख लेना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट सब हेडिंग दे दे बॉडी, बॉडी के सामने लिखे पोरस बॉडी, और फिर ये दो पोर्स लिखे ऑस्टिया और ऑस्कुलम, स्मॉल और ऑल ओवर द बॉडी, और वन एटसेट्रा, जिस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर लिखे फर्टिलाइजेशन, उसके सामने लिखे फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जीज आर पोरिफेरा आइज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर लिखे रिप्रोडक्शन, उसके सामने लिखे बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इज फाउंड, asexual reproduction by the process of budding and gamule formation, and sexual reproduction by the process of sperm and eggs। सिंपल सी बात है। फिर लिखे द बॉडी ऑफ पोरिफेरा इज मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर बॉडी। फिर लिखे हैबिटेट दे आर एक्वेटिक, इस तरह जाते जाए। इसमें कैनाल सिस्टम, ये कैनाल सिस्टम असल में है क्या, दिस इज़ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। वो जो वाटर करंट प्रोड्यूस होता है और ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर होता है, स्पॉन्जोसील में वाटर आ जाता है, ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम को असल में कैनाल सिस्टम कहा जाता है। तो उम्मीद है कि फाइलम पोरिफेरा कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा। बुक में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी याद कर लें, देख लें आप, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसके, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपकी क्लास, चूँकि कल फ्राइडे है और कल टेस्ट भी है पेज के ऊपर ऑनलाइन, तो नेक्स्ट क्लास इसकी संडे या मंडे को होगी। कोशिश करूँगा कि संडे को हो जाए, मतलब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन गैप आएगा। तो आप कोशिश करें कि जो क्लासिफिकेशन वगैरह जहाँ तक आपने पढ़ लिया है उसको क्लियर करें, उसको कवर करें, और आगे फिर जाके इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर एक एक फाइलम को आप करके एक्सप्लेन करेंगे।